ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और आज उपस्थित हूं आपके साथ एक विषय पर चर्चा लेकर के, राजयोग और भ्रम। बहुत बार चूँकि परामर्श हम लोग देते हैं तो कुंडलियां ऐसी आती हैं जिसमें कि, और बहुत सी कुंडलियों में कोई ना कोई राजयोग होता ही है, या लगभग 70-80% कुंडलियों में कोई ना कोई राजयोग तो हो ही जाता है। अगर कोई भी चीज़ प्रभावशाली ना हो, अब किसी को वाणी का राजयोग का मतलब हमेशा राजा बनना नहीं होता, बल्कि कोई वो क्षेत्र जीवन का जिसमें आप सामान्य से बेहतर करते हैं, सामान्य से बेहतर करते हैं। वो धन का मामला हो सकता है, बौद्धिक क्षमता का मामला हो सकता है, कूटनीति हो सकती है, कार्यशैली हो सकती है, आपकी वाणी हो सकती है, आपकी धन हो सकता है, आपका ज्ञान हो सकता है, आपका पारिवारिक जीवन हो सकता है, आपकी पैतृक संपत्ति हो सकती है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हम लोग सामान्य भाषा में राजयोग कह देते हैं। राजयोग से कई मतलब ये नहीं कि आप जो है वो कहीं के चक्रवर्ती सम्राट ही हो जाएंगे, मतलब ये कि आप किसी जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में अगर वहाँ पर कोई बेहतर ग्रह बैठा है, अच्छा ग्रह बैठा है, तो वो ऊर्जा जो है आपको बाकी चीज़ों से थोड़ा अलग कर देगी, थोड़ा बेहतर परिणाम आपको देगी। हर ग्रह के कारण कोई न कोई राजयोग या अच्छा योग, प्रभावशाली योग बन जाता है, यहाँ तक कि राहु और केतु के कारण भी। लेकिन क्या राजयोग अगर कोई एक बन रहा है तो वो बस वही हो गया? मैं अक्सर ये भ्रम देखता हूँ, जब लोग बात करते हैं तो मैं देखता हूँ कि मेरी कुंडली में तो यहाँ से राजयोग बन रहा है, आप कह रहे हैं परेशानी रहेगी, तो हमको ये फिर बोलना पड़ता है कि फिर आप अपनी जीवन का विश्लेषण कर लीजिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आप अपने जीवन का और दूसरा क्षेत्र देखिए कि वो कैसा है, किस प्रकार का है। तो ये एक जो भ्रम की स्थिति होती है, मुझे लगा कि इस पर एक बार आप लोगों को चर्चा करूं। बहुत टेक्निकल बातें मैं एस्ट्रोलॉजी में अपने दर्शकों से नहीं करता, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें जो है वो ज्योतिष के विद्यार्थियों के लिए है। जो आम दर्शक हैं उनको सामान्य जानकारी चाहिए कि क्या परिणाम होता है और नहीं होता है, इसलिए मैं बहुत टेक्निकल नहीं जाता हूँ अपने एनालिसिस में या अपने विश्लेषण में। अब कुछ आपको उदाहरण से इस बात को समझाऊंगा। पहली बात तो ये समझिए कि जितने वरदान होते हैं, जितने वरदान होंगे, जब भी किसी चीज़ का कोई आपको वरदान मिलेगा तो उसके पीछे कोई ना कोई अभिशाप जरूर छुपा होता है। और यही स्थिति राजयोग के स्थितियों में भी है। जब भी राजयोग कब बनेगा? राजयोग तब बनता है जब अधिकांशतः कोई ग्रह अच्छी स्थिति में हो, अच्छी जगह पर हो, अपनी राशि में हो या उच्च राशि में हो। तो ऐसे कंडीशन में कोई ना कोई अच्छा योग बनता है। केंद्र में विशेष करके अगर हों तो वह और प्रभावशाली, केंद्र में हो, भाग्य स्थान पर हो, पंचम में हो, तो वो उस मामले में आपको बहुत अच्छा पड़ेगा। वैसे तो जिस भाव में ग्रह अपनी राशि में बैठ जाएगा उससे संबंधित अच्छा परिणाम देगा ही देगा, लेकिन हमेशा अच्छा दे आवश्यक नहीं है। जैसे विपरीत राजयोग बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग है। अब सपोज करिए कि कोई ऐसी कुंडली ले लिया जाए जिसमें कि जैसे मान लीजिए कि मकर लग्न की कुंडली है। मकर लग्न की कुंडली में अगर सूर्य अष्टम में बैठ रहे हैं अपनी राशि के, तो वो राजयोग जो है वो निष्फल है, वो सफल, वो अच्छा परिणाम नहीं देगा बल्कि परेशान करेगा। उसी तरह से आप रिवर्स ले लीजिए। अगर कर्क लग्न की कुंडली में शनि जो है वो चले जा रहे हैं अष्टम में, या सिंह लग्न की कुंडली में हो और उसमें शनि बैठ जाए छठे भाव में, तो क्या ये राजयोग बनाएंगे? नहीं, बहुत परेशान करेंगे। तो इस तरह की बहुत सी स्थितियां होती हैं जो आपको तुला में अगर गुरु बैठ जाए मीन राशि के, तो रुला मारेंगे आपको। तो इस तरह की स्थितियां ऐसी हैं कि जहां पर कई बार, अब यहाँ पर विपरीत राजयोग, मेरी कुंडली में तो यहाँ से गुरु तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, भैया विपरीत राजयोग विपरीत ही खींचेंगे आपको, यहाँ पर वो सही नहीं खींचने वाले। तो बहुत से कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिनको समझने की आवश्यकता होती है। उसी में एक बड़ा भ्रम है कि मांगलिक व्यक्ति की मांगलिक से ही विवाह करना चाहिए, मांगलिक दोष दूर हो जाते हैं। बहुत बड़ा भ्रम है, उसके ऊपर कभी वीडियो शायद दिया भी होगा, और नहीं होगा तो उसके ऊपर कभी चर्चा कर दूंगा। फिलहाल राजयोग पे बात कर रहा था कि राजयोग और भ्रम क्या होता है। कुछ उदाहरण से आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है, मेष लग्न में शनि बैठ गए दसम भाव में अपनी राशि की, मकर राशि के। एक तरह से देखा जाए जबरदस्त राजयोग बनाएंगे दसम के लिए, लेकिन सीधी दृष्टि जाती है कर्क राशि पे चतुर्थ भाव में। हृदय रोग के आपको प्रोन बना देंगे जबरदस्त। उसके साथ साथ पारिवारिक जीवन तहस नहस हो जाता है अगर चंद्रमा मजबूत ना हो तो। चंद्रमा कर्क का वहीं अगर ना बैठा हो, और चंद्रमा बैठा होगा तो भी दिक्कत आपको आएगी। लेकिन फोर्थ
हाउस को ऐसा डिस्टर्ब करते हैं दसम भाव के, ऐसे लोग जीवन के, इनका ऐसे लोगों का सामाजिक दायरा जीवन बहुत अच्छा होता है, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में नैराश्य होता है, निराशा का बोध होता है, अच्छा नहीं होता। 99% कुंडलियों की मैं बात कर रहा हूँ, अच्छी जीवन शैली नहीं होती। उसी प्रकार मेष में ही अगर सप्तम भाव में उच्च के शनि बैठ जाएं तो तुला के शनि हो जाएं। अब यहाँ से वो आपके लग्न पर भी नीच दृष्टि डालते हैं और आपके चतुर्थ भाव को प्रभावित करते हैं, तो ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। उसी तरह से अगर देखा जाए कि गुरु उच्च के लग्न में हो जाए तो व्यक्तित्व के लिए तो अद्भुत है, गजब का ज्ञान होगा, गजब की प्रतिष्ठा होगी, गजब की प्रतिभा होगी, गजब का आपका जो है वो प्रभाव होगा समाज में, बहुत ज्ञानवान होंगे। लेकिन क्या व्यक्तिगत लाइफ होगी, पर्सनल लाइफ होगी, वैवाहिक जीवन ठीक चलेगा? नहीं चलेगा। विशेषकर अगर शनि ठीक नहीं हुए तो बिल्कुल ही ठीक नहीं चलेगा, और शनि ठीक होंगे तब भी कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। भगवान राम की कुंडली को बहुत हम लोगों में उदाहरण कुंडली के रूप में देखा जाता है। गुरु उच्च के ही हैं उनके भी, और मंगल उच्च के बैठे हुए हैं उनके सप्तम भाव में। नतीजा क्या हुआ? संतान से भी कठिनाई, संतान से विवाद, संतान बहुत योग्य हुई लेकिन संबंध नहीं हो पाए भगवान राम के, ना ही वैवाहिक जीवन उनका ठीक रहा। तो आपको ये समझना होगा कि कोई भी राजयोग जो है वो अपने साथ साथ जहाँ से वो अच्छा परिणाम देता है वहीं से उसकी दृष्टि जो है वो कुछ न कुछ नुकसान करने वाली हो जाती है। चंद्रमा से होने वाला राजयोग, विशेष करके अगर चंद्रमा उच्च का हो, नीच दृष्टि जाती है सीधे, तो वो भाव को चंद्रमा पीड़ित कर देता है, वो भाव ठीक नहीं रहेगा, इस बात को समझना होगा। उसी तरह से सूर्य यदि सिंह राशि में हो तो उसकी जहाँ दृष्टि जाएगी वो कुंभ राशि पर जाएगी, वो उसको बिगाड़ देता है। अगर लग्न में भी सूर्य हो और शनि अगर सिंह राशि में कुंभ का ना बैठा हो तो फिर वैवाहिक जीवन के लिए बहुत मुश्किल पैदा करेगा, और शनि बैठ जाएगा तो भी बहुत लड़ाई होती है। किसी का सूर्य लग्न में बैठा हो सिंह राशि में और शनि सप्तम में बैठा हो, निभेगी, खूब निभेगी, चलेंगे साथ, खूब चलेंगे, लड़ेंगे तो ऐसे लड़ेंगे जैसे कि मतलब कभी एक दूसरे को जानते तक नहीं, इस तरह का विवाद उत्पन्न होता है ऐसे मामलों में। तो इस तरह की बहुत से युतियां हैं जिसको लेकर के आपको भ्रम नहीं पालना चाहिए, बल्कि उसको ज्योतिष देखिए ऐसा बड़ा कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है और बहुत लॉजिकल है। प्रेडिक्शन में कोई फार्मूला नहीं है, इसीलिए जितने लेखक उतने विचार, उतने प्रेडिक्शंस, लेकिन इसको बहुत लॉजिकली समझने की आवश्यकता होती है कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है तो किस प्रकार का परिणाम देगा, उसका दृष्टि प्रभाव क्या है, उससे संबंधित उपचार। राहु केतु का राजयोग बल्कि जानदार है एक दो जगहों पर, विशेष करके अगर दसम और चतुर्थ से बन रहा हो और दोनों उच्च के बैठे हों, राहु कन्या के हों और केतु अगर मीन के हों, विशेष करके मिथुन लग्न की कुंडली हो। मिथुन लग्न की कुंडली में बाकी ग्रहों का भी ठीक होना जरूरी है, लेकिन मिथुन लग्न की कुंडली में 3, 4, 5 राहु अगर बैठ गए आपके 4th हाउस में उच्च के, और केतु बैठ गए उच्च के दसम में मीन राशि के, जबरदस्त राजयोग बनाते हैं। बाकी ग्रहों का बलाबल भी देखना होता है। कभी भी कोई व्यक्ति केवल 1 या 2 ग्रह के बलवान होने से बहुत प्रभावशाली नहीं हो सकता, इस बात को भी समझना पड़ता। कॉन्सेप्ट यह है कि कुंडली में जितने ग्रह या जितने भाव आपके प्रभावशाली होंगे, आपका जीवन उतना ही वैभवशाली होगा, उतना ही प्रतिशत। और जितना मान लीजिए 9 ग्रह हैं, 9 में से 5 ग्रह अच्छे हैं, 6 ग्रह अच्छे हैं, 7 ग्रह अच्छे हैं, तो अब 7 ग्रह होंगे तब तो आपका जीवन 80-90% जो है वो ज़बरदस्त होना ही होना है लाइफ में। 5 हैं तो 60% ठीक होगा, 3 है तो 30-40% वाला सेक्शन ठीक होगा, बाकी सेक्शन डिस्टर्ब करेगा। एक आध है तो 10%, 5% जीवन का कोई एक सेक्शन बहुत है, बाकी सारा डिस्टर्ब करेगा। अगर बाकी सामान्य है तब तो सामान्य रहेगा, लेकिन अगर बिगड़े हुए हैं, उसी तरह से अगर ज़्यादा ग्रह खराब हैं तो ज़िंदगी नरक हो जाती है। तो इन चीज़ों को समझने की आवश्यकता। बड़ा दिन से विचार था कि राजयोग और भ्रम के ऊपर एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो दूं, जिसमें इस बात का चर्चा करूं कि अगर कहीं कोई ग्रह राजयोग बना रहा है तो वह सामने के भाव को अक्सर प्रभावित करता है। कुछ ग्रह जैसे मान लीजिए बुध है, बुध अगर उच्च का बैठा हुआ है तो वो नुकसान बहुत नहीं करता, क्योंकि सीधी दृष्टि नीच राशि में जाएगी, कन्या राशि का। अगर उसी तरह से शुक्र है, अगर शुक्र उच्च के मीन राशि में बैठे हैं तो वो बहुत हानि नहीं करेंगे। तो शुक्र और बुध इन अगर ये उच्च राशि या स्व राशि में हैं तो ये बहुत हानि नहीं करते, और कहीं कहीं अपोजिट मामलों में भी आपको अच्छा परिणाम देते हैं शुक्र और बुध के कारण। लेकिन शनि से बनने वाला राजयोग, सूर्य से बनने वाला राजयोग, मंगल से बनने वाला राजयोग, गुरु से बनने वाला राजयोग
कुछ सेक्शन को खराब जरूर कर देता है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। तो ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, इससे भ्रम मत पालिए कि एक जगह राजयोग हो गया तो बाकी सारी चीज़ें बहुत मस्त चलेंगी, बहुत ठीक चलेंगी। वो डिपेंड करता है कि बाकी ग्रह क्या हैं या उस भाव के स्वामी किस स्थिति में हैं, और केवल कोई एक राजयोग आपके जीवन के हर सेक्शन को, या दुर्योग भी, अगर कोई दुर्योग भी है, कोई ग्रह खराब बैठा तो आपके जीवन को हर सेक्शन को नहीं खराब कर सकता हो, बाकी ग्रह थोड़ी सोए रहेंगे, किसी एक सेक्शन को बिगाड़ सकता है कोई। और हर किसी के जीवन में कोई ना कोई चैलेंज है। जो चैलेंज है बस वही समझिए कि वही एनर्जी आपकी कमज़ोर है, वही ग्रह आपका कमज़ोर है, उस पर आपको प्रयास करना होगा, उस सेक्शन को आपको ठीक करना होगा। ठीक करने के कई तरीके हैं, पूजा पाठ, ध्यान, कर्म तो प्रथम है। इनटेक ले क्या रहे हैं, आहार विहार क्या है, आचार विचार कैसा है, कर्म कैसा है, और उस एनर्जी को बढ़ाने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए। अगर इन चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं तो वो एनर्जी संतुलित होती है, मजबूत होती है। बहुत एग्रेसिव है तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना होता है, अदरवाइज़ किसी चीज़ की बहुत अधिकता हो, जैसे सूर्य उच्च का हो, अपनी राशि का, बहुत अहंकार दे देता है। और मजबूत अगर अच्छे अंशों में हो तो ज़बरदस्त अहंकार होता, तो एनर्जी एक्स्ट्रा हो गई। अब उसको बैलेंस करना है, तो उसको बैलेंस करना सीखना होगा। मंगल वृश्चिक का है, मकर का है, मेष का है, कहीं लग्न में बैठ गया, पंचमी, जहाँ बैठेगा वहाँ से संबंधित एग्रेशन दे देगा आपको, बहुत तेज़ दे देगा। तो उस एनर्जी को कंट्रोल करना पड़ेगा। मंगल ज़्यादा मजबूत है तो चंद्रमा से कंट्रोल होता है। कई लोग इससे मोती पहना देते हैं, तो केवल मोती से नहीं, देखना पड़ेगा कि जो है लग्न और राशि क्या है, कहीं मोती नुकसान तो नहीं कर रहा चंद्रमा का। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा पहन के समझना चाहिए। लेकिन एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए केवल रत्न नहीं है, आहार विहार, विचार, ध्यान और भी प्राकृतिक तरीके हैं जिनसे आप ग्रहों की ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं। तो अगर ऊर्जा कहीं बहुत अधिक है तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए, कम है तो उसको बढ़ाने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। संतुलित रहे, उद्देश्य यह है कि ग्रह जो है वो आपके शरीर और आपके विचार से संबंधित, आपके दृष्टिकोण से संबंधित एनर्जी हैं। एनर्जी बैलेंस रहेगी तो आपका जीवन संतुलित रहेगा। कोई भी एनर्जी डिसबैलेंस होगी तो आपका जीवन असंतुलित हो जाएगा। तो एक राजयोग के ऊपर एक चर्चा करने का प्रयास था मेरा। उम्मीद है आपको कुछ जानकारी मिली होगी। कुछ और विषय हो तो लिख भेजिएगा, बात करते हैं उस विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।